हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज हम देखने वाले हैं डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पर देखिए कि जो ये नोट्स हैं, यानी कि जो ये पीडीएफ बनाई हुई है, ये बहुत ही अलग अलग वेबसाइट से बहुत ही चीज़ों को रेफर करके बनाई हुई है। इस सीट में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 34 पेजेस की जो ये है पूरी पीडीएफ होने वाली है, और इस 34 जो पेजेस हैं इनको अगर आप पढ़ लेते हैं ढंग से, अगर इतनी चीज़ आपको आती है, आप किसी भी इंटरव्यू में चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो, कैसा भी जो भी आपसे डीबीएमएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर आराम से क्लियर कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोट्स रेफर किए गए हैं, गीक्स फॉर गीक्स, ट्यूटोरियल पॉइंट, जावा टी पॉइंट। ये सारी वो वेबसाइट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आप सबको इन सबका नाम पता होगा कि अगर आप कुछ भी गूगल करेंगे तो सबसे पहले आपको इन्हीं वेबसाइट्स का नाम मिलने वाला है। अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इनसे रिलेटेड कुछ भी आप सर्च करेंगे तो इनको ही रेफरेंस मिलती है सबसे पहले, यानी कि सबसे ऊपर आपको इन्हीं का रिजल्ट दिखता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप इसको पढ़िएगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर पूछिएगा, या फिर आप पूछिए यहाँ पर कॉमेंट करके, कैसे भी पूछिए, लेकिन आप इसको अगर पढ़ लेंगे आपके सारे डाउट खत्म हो जाने वाले हैं। इस चीज़ की गारंटी मेरी है। और अब मैं बात करूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो ये है कि हमारे 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जैसे ही हमारे 1 के सब्सक्राइबर होते हैं उसके तुरंत बाद मैं आपको देने वाला हूँ डीएसए के नोट्स, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स देने वाला हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो। उस नोट्स को आप रेफ़र करेंगे तो वो भी बहुत ही तगड़े नोट्स बनाए हुए हैं। वो एक टीचर के नोट्स हैं, लेकिन वो समझिए कि जहाँ से कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ से उन्होंने चीज़ें पढ़ी थी वो, तो उनके नोट्स ही हैं। तो वो बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने कॉन्सेप्ट और इतने ईजिली समझाए हुए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। अगर 1 के सब्सक्राइबर हमारे हो जाते हैं जल्दी तो प्लीज़ इन वीडियोस को जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन वीडियो का कंटेंट कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीबीएमएस का मतलब क्या होता है। तो वैसे हमारा बेसिकली पहला क्वेश्चन भी यही है कि डीबीएमएस क्या है। तो इसमें हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि डीबीएमएस क्या है, रिलेशन क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डीबीएमएस क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, एग्जाम्पल इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो क्या है, देखिए कि आप कोई भी वेबसाइट चलाते हैं। लेट्स से कि आपने किसी भी वेबसाइट पर यहाँ पर लॉगिन का पेज बना हुआ था, ये आपने लॉगिन किया, यहाँ पर आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला। तो जब आप 1 महीने बाद उसमें लॉगिन करते हैं तो भी वो आपको याद रखता है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं बैक एंड में जो उसका डेटाबेस है यहाँ पर, उस डेटाबेस में कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन जाके यहाँ सेव हुई थी। तो वही जो है कि आपने जब यहाँ पर लॉगिन किया, पहली बारी रजिस्टर किया, माफ़ कीजिए, तो रजिस्टर करने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ, यहाँ जाके सेव हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप लॉगिन करना है तो उसने यहाँ पर जैसे ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करी, वो डेटाबेस से पूछता है, हाँ भैया इस बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पर है या नहीं है। तो डेटाबेस ने बोला हाँ भैया यहाँ पर है इसका रिकॉर्ड। तो उसने आपका नाम और पासवर्ड सब यहाँ पर जो भी था, वो आपने क्रेडेंशियल जो एंटर करे वो उसने चेक किया, इसने वेरीफाई किया, तो उसके बाद आपको लॉगिन मिल जाता है, यानी कि आप उस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डीबीएमएस का जो भी कॉन्सेप्ट है। तो इतनी चीज़ आपको ये पता चल गई होगी कि क्या है हमारा डीबीएमएस और इसमें डेटा का मतलब क्या होता है। तो ये पूरा सिस्टम ही डीबीएमएस कहलाता है कि डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आती हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पर अब क्लियर हो गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि जब आप मैनुअली कागजों पे काम लिखते थे, फाइल्स में नोट करते थे सारी चीज़ें, तो वही है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि आपका डेटा रिटेंडेंट, यानी कि कई बार यह कि आपका डेटा 2 बारी सेव हो गया, सेम डेटा आपने वहाँ पर एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन एंटर करी, फिर दूसरे यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन एंटर हो गई, सेम नाम की, सेम पासवर्ड की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप नहीं होती हैं कि डीबीएमएस के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये आपके एडवांटेज है डीबीएमएस की फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, डेटा मैपिंग एंड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी आपकी होती है। नो कंकरेंट एक्सेस, नो बैकअप एंड रिकवरी, यानी कि इसमें आपका जो
FPS होता था, इसके अंदर आपकी बैकअप और रिकवरी भी नहीं होती थी। DBMS में आपकी क्या है, बैकअप एंड रिकवरी भी मिलती है आपको। तो ये कुछ इसके यहाँ पर एडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और आज के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी आपके DBMS प्रोवाइड करती है फाइल्स के ऊपर, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अब आता है आपका कि यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब एब्स्ट्रैक्शन का तो मतलब आपको पता होगा कि समझ लीजिए लेयर, यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं वही होती है इसका मतलब। तो अब इसको समझते हैं हम DBMS में क्या होता है ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। मान लेते हैं हमारा पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल यहाँ पर ये है। तो अब ये लेवल है जो आपका ये है, ये आपका 3rd नंबर पे आता है, ये आपका 2nd नंबर पे, ये आपका 1st नंबर पे। व्यू लेवल होता है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये व्यू लेवल V यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये व्यू लेवल वो होता है जो आपको दिखता है DBMS में। अगर आप रिट्रीव कर रहे हैं कुछ, यानी कि आप डेटा जहाँ से देख सकते हैं, यूज़र जो भी DBMS का हो सकता है वो देखता है, जो वो होता है व्यू। व्यू का आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो विजिबल है। उसके बाद आता है लॉजिकल। लॉजिकल है कि जो भी यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं इस 2nd लेवल पे। और उसके बाद आता है फिजिकल 3rd, जहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। तो इसको लिख देते हैं P। तो अब समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपने कोई कमांड लिखी कि यहाँ से मुझे डेटा ला के दो, तो अब ये लॉजिकल यहाँ पर आके ये उस कमांड को वैलिडेट करता है कि हाँ भैया ये कमांड सही है, ऐसा ऐसा ठीक है। उसके बाद ये डेटा से इससे कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, और वो आपका जो भी डेटा चाहिए वो यहाँ पर इसके पास आ जाता है। तो ये भी यहाँ से वैलिडेट सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये व्यू पर आपका डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये इसकी 3 लेयर होती हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर इंस्टेंसेस एंड स्कीमास। तो स्कीमा का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका स्कीमा होता है वो ओवरऑल, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं स्कीमा की, इसके अंदर आपका जो डेटाबेस होता है बहुत सारी टेबल्स होती हैं, और एक स्कीमा के अंदर मोर देन 1 डेटाबेस भी आ सकता है। तो जो भी पूरा का पूरा डिजाइन होता है डेटाबेस का वो आपका स्कीमा कहलाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर इंस्टेंसेस एंड स्कीमास। तो स्कीमा होता है जो आपका ओवरऑल डिजाइन होता है डेटाबेस का, वही होता है। लेट्स से कि आपका जो भी स्कीमा क्या होगा, ये आपका अगर इसको स्कीमा नाम दे तो आपको है कि हाँ भैया यहाँ पे टेबल है, इसके अंदर ये यहाँ पर ये रो होनी है, या इसके अंदर इतनी टेबल्स बननी है। जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है डेटाबेस का, वो आपका स्कीमा कहलाता है। और जो हमारा इंस्टेंस होता है वो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना जो भी आपका डेटा स्टोर है आपके DBMS के अंदर, यानी कि डेटाबेस के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा इंस्टेंस। और बाकी आप इसको रेफर कर सकते हैं थ्योरी को, यानी कि ये मैं नोट्स जब आपके साथ शेयर करूंगा तो उसको आप रेफर कर सकते हैं ये चीज़ें पढ़ने के लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा मॉडल्स क्या होता है। अब ये क्वेश्चन भी आप समझिएगा ढंग से। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल्ड, यानी कि लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये समझिए कि लॉजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पर आप बात करते हो तो समझिए कि आप किसी न किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके जरिए आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है। फिर आता है ER मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब ये मॉडल होता है कि आपके नोटेशन यानी रियल वर्ल्ड की एंटिटीज़ होती है। मैंने आपको पहले बताया कि रियल वर्ल्ड यानी कि जो रियल वर्ल्ड में है सब कुछ ही एंटिटी होता है। तो यहाँ पर अब ये ER मॉडल क्या करता है कि ER मॉडल में आपके पास लेट से यहाँ बहुत सारी एंटिटीज़ बना ली। अब ये एंटिटीज़ यही होती हैं कि लेट से आपका यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट है, ये टीचर है, उसके बाद यहाँ पर एक और एंटिटी बना देते हैं कोई, लेट से यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो ये आपसी में किस तरह से कनेक्टेड होने वाले हैं, तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, जो DBMS में ER मॉडल में हम देखते हैं कि हाँ मेरी ये एंटिटी। और यहाँ पर एंटिटीज़ आप थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एंटिटीज़ आप यहाँ पर टेबल को कहेंगे, कि जो भी आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं वो आपकी एंटिटीज़ होती हैं। इस तरह से आप थोड़ा समझने के लिए कर सकते हैं। बाकी जो भी इनके रिलेशन होते हैं यही देखे जाते हैं कि हाँ ये इससे कनेक्टेड है, ये क्या इसका रिलेशन होने वाला है, तो उसका रिलेशन इस तरह से बनाते हैं, डायमंड के शेप में यहाँ पर हम रिलेशन लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी देती हैं कि हाँ ये टेबल है, ये इससे इस रिलेशन से कंप्लीटेड है, यानी कि कनेक्टेड है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो मैंने बताया कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ये टीचर है और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है। तो ये हमारा स्टूडेंट है, ये आपका टीचर है। अब ये टीचर यहाँ पर इससे किस तरह से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर आप डायमंड बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से यहाँ पर जो आपका टीचर है वो किस से कनेक्टेड है, स्टूडेंट से किस तरह से, क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर टीचर टीचेस स्टूडेंट, यानी कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ER डायग्राम है वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होने वाली हैं। फिर आता है यहाँ पर ER मॉडल इज़ बेस्ट यूज्ड इन द कंसेप्चुअल डिज़ाइन, कि जब आपका कंसेप्ट डिज़ाइन होता है डेटाबेस का तो वहाँ पर ER मॉडल होता है। आप कभी भी मतलब डेटाबेस बनाएंगे तो उससे पहले होता है कि आप एक ये ER डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाती है, आप डेटाबेस को समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसे काम करता है। फिर आता है आपका रिलेशनल मॉडल। अब ये द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन DBMS इज द रिलेशनल मॉडल, इट इज़ साइंटिफिक अ मॉडल देन अदर्स।
दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एंड डिफाइंस अ टेबल एज एन एरे रिलेशन। सो यहाँ पर जो एन होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ एंटिटीज को कि उनके रिलेशन क्या हो सकते हैं। जनरली ये यूनरी, बाइनरी, टर्नरी कुछ इसी तरह से होता है। तो आप इस चीज़ को पूरा ढंग से पढ़िए, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। फिर आता है एक्सप्लेन डेटाबेस कांस्टेंट फॉर एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के कांस्टेंट क्या होते हैं? अब कांस्टेंट का मतलब होता है, इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको अगर समझाऊं तो कांस्टेंट समझ लीजिए ये होता है कि आपने कोई एक टेबल बनाई यहाँ पर डेटाबेस की, उसके अंदर क्या आप किसी स्टूडेंट का डेटा सेव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का जो नाम है तो उसका नाम हम ले लेते हैं सिंपल, लेट से नेम है। तो उसको आप किसी मतलब टेबल में कोई रो कॉलम कुछ बना के वहाँ पर सेव करेंगे। तो उसको हम क्या करना चाहते हैं कि अब देखिए कोई स्टूडेंट है तो उसका नाम तो खाली नहीं हो सकता है ना, तो आप उसको नॉट नल कांस्टेंट में डालेंगे कि हाँ भैया ये नल नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ होती हैं कि जो आपको फॉलो करनी है, यानी कि वो चीज़ें कुछ रूल्स टाइप के होते हैं कि अब स्टूडेंट का नाम है वो आप नॉट नल रख तो नहीं सकते ना, तो इसलिए आप यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे नॉट नल का। और आपको होगा कि आप एक नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो जैसा मान लीजिए कि अभिनव नाम के 2 बच्चे हैं, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये कौन सा वाला अभिनव है? तो उसके लिए आपको कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करना होगा। तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, लेट्स से 1 2 कुछ इस तरह से रोल नंबर जो कि सबके लिए यूनिक होते हैं, ये आपके सेम नहीं हो सकते। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, यानी कि उसकी प्राइमरी की ही यूनिक होती है। तो इसके यही सब कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं। आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट पढ़ सकते हैं। देखिए आपके जो कॉन्स्टेंट है वो नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कॉन्स्टेंट, इंडेक्स, और भी ये बहुत सारे होते हैं। आप इसको गूगल पे जाके देखिए, ये आपके बहुत ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों से ये चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या होती हैं, तो इनका आपको आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर डेटाबेस की लैंग्वेजेस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैंने बताया कि आपके जो डीबीएमएस के यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपसे इतने हाई लेवल के किसी ऐसे सर्विस बेस्ड या मास रिक्रूटर कंपनीज में बेसिकली नहीं पूछे आते, बट इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कर रहे हैं अप्लाई, तब आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो अब आपकी 3 तरह की ये लैंग्वेज होती है। पहली है हमारी ये DML, फिर आती है हमारी DQL, और उसके बाद एक और आती है हमारी यहाँ पर DDL। तो ये हमारी 3 तरह की ये लैंग्वेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ये DML है ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि इसके अंदर आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, ये आपकी कमांड्स कुछ इसके अंदर आती हैं। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप DML कमांड्स को समझाइए क्या होती हैं, एग्जाम्पल के साथ दीजिए। तो DML आर 2 टाइप्स। प्रोसीजरल, इसमें होता है कि हाउ टू गेट द नीडेड डेटा, और फिर दूसरा आता है डिक्लेरेटिव, यानी कि इसके अंदर व्हाट डेटा आर नीडेड। तो इसके अंदर आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की यहाँ पर कमांड्स आती हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि DML स्टेटमेंट आर यूज फॉर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट। द पर्पज ऑफ DQL कमांड इज टू गेट सम स्कीमा रिलेशन बेस्ड ऑन द क्वेरी पास्ड इट टू, यानी कि आपका उस ये DQL होता है कि आपके अंदर कुछ जो आपने क्वेरी लिखी है उसको आपने पास की है DML में, तो उसी को यहाँ पर जो डेटा बेस है उसके साथ उसको यानी कि एक तरह से कनेक्ट करना। तो उसी स्कीमा रिलेशन, वहाँ से रिलेशन से फाइंड करना कि आप जैसे जॉइन ऑपरेटर लगाते हैं या फिर और भी ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, तो इन सब में आपको डिफरेंट टेबल्स की यूज़ पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इसको आप यूज़ करते हैं। तो DQL क्वेरी वही करती है। अब आता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। ये क्या करता है, स्कीमा सेट एट डेफिनेशन अ पार्ट ऑफ DDL स्पेसिफाइज वेरियस कॉन्स्टेंट इन डेटाबेस। अब ये कॉन्स्टेंट को यानी कि स्पेसिफाई करता है। तब अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्रिएट इसके अंदर आता है, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम। तो ये कुछ कमांड्स इसके अंदर आती है। तो मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे कि यहाँ पर, और ये विप्रो का इंटरव्यू कोई नहीं बता रहा, मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था तो वहाँ ये मेरे इंटरव्यू में चीज़ पूछी गई थी। तो मुझसे पूछा गया था कि ये ड्रॉप और ये ट्रंकेट और इसमें डिलीट में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ऐसी चीज़ों का अगर आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये जो आपकी DCL और ये TCL है ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये आपसे पूछी भी नहीं जाती जनरली, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है। अब इस चीज़ को समझिए कि इसका रोल क्या होता है। तो DBA जो होता है यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द पर्सन हु हैज़ द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ बोथ डेटा प्रोग्राम्स ऑफ द DBMS, द फंक्शंस ऑफ DBA, स्कीमा डेफिनेशन, स्टोरेज स्ट्रक्चर, एक्सेस मेथड, स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
एडिशन, मॉडिफिकेशन, ग्रांटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डेटा रूटीन मेंटेनेंस। तो ये सारे इसके काम होते हैं, तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसे आपसे क्वेश्चन तब ज़्यादा पूछा जाता है अगर आप किसी डेटाबेस के रोल के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिक, तब ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जनरली बाकी और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट के कौन से टाइप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड और फिर डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर जो समझाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर खुद पढ़ सकते हैं। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कार्डिनैलिटी क्या होता है। बाइनरी रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी बतानी है। जनरली कार्डिनैलिटी भी पूछ सकते हैं। तो ये होता है कि आपकी डिग्री कि रिलेशनशिप की डिग्री क्या है। तो यहाँ आता है 1-to-1 रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय मैनेज अ डिपार्टमेंट एंड ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय सम एम्प्लॉयज, सो देयर इज टोटल पार्टिसिपेशन of employee is greater than department. There is 1-to-1 relationship between the given entities. Now if we want to store the start date from which the employee started managing the department, then we may think that we can give the start date attribute of the relationship managed, but in case you may avoid associating the start date attribute either employee or department entity. तो होता है कि जैसे अगर मैं आपको सिंपल छोटा एग्जांपल दूं कि 1-to-1 का रिलेशनशिप कैसा होता है। 1-to-1 का होता है, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एक पर्सन है, इसको शादी करनी है, तो ये क्या है कि ये एक ही लड़की से शादी कर सकता है और एक लड़की एक ही लड़के से शादी कर सकती है। तो क्या है, यही आपका 1-to-1 रिलेशन है। इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल छोटा सा दिया है समझने के लिए। तो ये चीज़ आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम भी हैं। फिर आता है 1-to-many रिलेशनशिप। अब ये 1-to-many रिलेशनशिप कैसा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक टीचर है, यहाँ पर ये है टीचर, और यहाँ पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको ये पढ़ाएगा। तो एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट से कनेक्टेड हो सकता है। इसका रिलेशनशिप मल्टीपल 1-to-many हो सकता है क्योंकि एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको पता चली होगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके कुछ डेटाबेस के डायग्राम जो बने हुए हैं वो देख सकते हैं। फिर तो आता है मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। अब आता है यहाँ पर बहुत सारे टीचर हो सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। अब ये सब आपसी में कनेक्टेड है। मान लीजिए मैथ्स का टीचर है, ये साइंस का टीचर है, ये इंग्लिश का टीचर है, और ये सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड है और ये सारे स्टूडेंट भी तीनों टीचर से पढ़ते हैं। तो ये मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप होता है। सो आई थिंक ये भी आपको चीज़ अब यहाँ पर क्लियर होगी। और उसके बाद अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो यहाँ पर आप डायग्राम वगैरह ढंग से देख लीजिएगा। तो अब ये एंटिटीज़ आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इसको पहले ये आप ऑपरेटर वगैरह खुद पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे नॉर्मलाइजेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का। तो इसको समझ लेते हैं पहले कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। सो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई डू वी नीड इट। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर आपके नोट्स में दिख जाएगा कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर आप देखिए, इस जगह आप देखिए नोट्स में लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द गिवन रिलेशन स्कीमा बेस्ड ऑन देयर एफटीज एंड प्राइमरी कीज टू डिजायरेबल properties of minimizing redundancy, minimizing the insertion, deletion and modification anomalies। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे रिडंडेंसी कम करना डेटाबेस के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको मैनेज करना। तो ये आप डेटाबेस में यही करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो जनरली आपका नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपकी रिडंडेंसी कम करना आपके रिलेशन से, यानी कि जो भी आपका स्कीमा है उसके अंदर आपकी मल्टीपल टेबल्स होंगी, आपसी में कनेक्टेड हैं, तो उन रिलेशंस के बीच में, यानी कि रिलेशन चाहे फिर वो 1-to-1 का हो, 1-to-many का हो, तो उनके बीच का जो भी रिडंडेंसी है वो ख़त्म करनी है। लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किस तरह से रिडंडेंसी, कि आपके पास कोई यहाँ पर टेबल है एम्प्लॉई नाम की, यहाँ पर कि एम्प्लॉई का रिकॉर्ड होता है, और दूसरी तरफ आपकी टेबल है जहाँ पर आपने मैनेजर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, और इसमें आपकी एक कॉलम यहाँ पर ये भी है टेबल के अंदर कि यहाँ पर क्या पोजीशन है, डेजिग्नेशन क्या है। तब यहाँ पर लेट से आपने नाम एंटर किया यहाँ पर कोई रोहित शर्मा मान लीजिए, तो ये एम्प्लॉई में भी आएगा और ये मैनेजर में भी आएगा, यहाँ पर भी पता चल रही है पोस्ट। तो आपके दोनों टेबल्स में यहाँ पर सेम डेटा है, यानी रिडंडेंट डेटा है। तो ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं हम, वो है आपका एसिड। तो यहाँ पर आपका एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एसिड का। अब ये एसिड क्या है, ये एसिड आपका तेजाब नहीं है, तो इसको समझिए। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम्स टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। द सिस्टम मस्ट इंश्योर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ये आपके कुछ 4 फीचर हैं जिसको हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। ये आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछी जाएगी। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू
देंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को आप मर्जी रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए, कैसे भी करिए, तो उसको आप हैंडल करिए, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? द सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट पार्शियली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन, यानी कि पार्शियली का मतलब कोई ट्रांजेक्शन आपकी चल रही है और वो बीच में रुक गई। पार्शियली अपडेटेड डेटाबेस शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस, कि आपकी कोई डेटाबेस, यानी कि मान लीजिए कि आप एटीएम में काम कर रहे हैं, तो एटीएम में आप पैसा निकालने गए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, सिस्टम क्रैश या फिर आपकी लाइट चली गई, तो आई थिंक लाइट से एटीएम चलता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मान लीजिए कि वहाँ पर एटीएम बंद हो गया, तो आपकी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई, आपने पैसा नहीं निकाला, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपका डेटाबेस पे नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि आपके ना वहाँ से पैसे कटने चाहिए ना कुछ, वहीं पर ट्रांजेक्शन खत्म होनी चाहिए, किल हो जानी चाहिए। तो ये होता है आपकी एटॉमिसिटी। और ये जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है, ये कोई यहाँ पर डेवलपर या डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर ये खुद नहीं करता, बट ये इनबिल्ट ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो यूज़ होती ही हैं। इनका आपको कहीं से दिखेगी नहीं, ये कहीं एडिशनली नहीं लगाई जाती, लेकिन ये होती है, एक ये अच्छी चीज़ होती है। ये इनबिल्ट यानी कि इसी तरह से काम करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अचीव करनी होती हैं, तो इसको एडिशनली नहीं लगाया जाता कि एटॉमिसिटी का मतलब मुझे अब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम लिखना है, उस तरह से नहीं होता। ये इनबिल्ट ही आप प्रोग्राम लिखते हैं डेटाबेस को सेव करने के लिए, क्वेरीज वगैरह जो भी है, तो उसके अंदर ही ये सब आपकी इनबिल्ट ही अंदर हो जाती है। तो इसके अंदर आपके यहाँ पर दो ऑपरेशन आते हैं, अबॉर्ट और कमिट इट। इफ़ अ ट्रांजेक्शन अबॉर्ट चेंजेस द मोड ऑफ डेटाबेस आर नॉट विजिबल। अब ये मोड डेटाबेस का होता है, यानी कि रीड और राइट का, तो उसमें आपका ये कोई विजिबल नहीं रहता। फिर आता है कमिट। इफ़ अ ट्रांजेक्शन कमिट चेंजेस मेड आर विजिबल, एटॉमिसिटी इज ऑल्सो नोन एज द ऑल और नथिंग रूल, कि या तो एटॉमिसिटी का रूल क्या होता है, या तो पूरा या तो कुछ नहीं, कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन चल रही है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल रीड राइट का, आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये एग्जांपल दिया हुआ है, गीक्स फॉर गीक्स से लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप इसको पढ़िएगा तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एटॉमिसिटी में आता है या तो भैया पूरा या नहीं। आपकी कोई ट्रांजेक्शन है आधे पे रुक गई तो उसको किल कर दो, नथिंग हो जाएगा, या तो आपकी ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये आपका एटॉमिसिटी का रूल कहता है, वरना आपके डेटाबेस में दिक्कत आएगी। फिर आता है कंसिस्टेंसी। दिस मीन्स दैट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट मस्ट बी मेंटेन्ड सो दैट डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, कि आपका डेटाबेस जो है वो ट्रांजेक्शन से पहले भी कंसिस्टेंट था, ट्रांजेक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, इस तरह से उसके कांस्टेंट डिफाइन होने चाहिए। इट रेफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ अ डेटाबेस रेफरिंग टू द एग्जांपल अबव, कि इसमें डेटाबेस का करेक्टनेस होना चाहिए। द टोटल अमाउंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेंटेन्ड, कि जो भी अमाउंट होता है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, पहले भी ट्रांजेक्शन के और ट्रांजेक्शन के बाद भी। तो यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और ये एग्जांपल आप पढ़िए। फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन अकर कॉन्करेंटली विदाउट लीडिंग द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस टेबल स्टेट, कि यहाँ पर मल्टीपल आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक साथ हो सकती हैं। ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, वो आपकी बहुत सारे लोग, लेट्स अगर मैं एग्जांपल दूँ कि कोई रेलवे की टिकट बुक करनी है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर एक साथ ही टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो अब ये थोड़ी है कि भैया आपने यहाँ पर टिकट बुक की 4 लोगों की, कोई आदमी अपनी एक की बुक कर रहा है तो आपकी दोनों की ट्रांजेक्शन जो है वो बीच में आपकी टकरा गई और क्या हुआ कि आपने 1 के पैसे भर दिए और उसने 4 के पैसे भर दिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कोई नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन नहीं आती। यही होता है आपकी यहाँ पर क्या होता है, जो आइसोलेशन होता है। वैसे आप तो सब जान ही गए होगे आइसोलेशन का मतलब, कोरोना में तो आपने बहुत ही ये वर्ड सुना होगा। तो वही होता है कि सबको सेपरेट रखना है, यानी सारी ट्रांजेक्शन को सेपरेट रखना। तो ये कोरोना का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए वहाँ पर जनरली बोलने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा तभी आप बोल सकते हैं। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट वंस द ट्रांजेक्शन हैज कंप्लीट एग्जीक्यूशन द अपडेट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा आर स्टोर्ड इन द एंड रिटन डिस्क देन persist even if a system failure occurs. These updates now become permanent and store in non-volatile memory. The memory of transaction thus are never lost. अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, वो ट्रांजेक्शन आपके डेटाबेस में स्टोर हो जानी चाहिए। अब चाहे आपका डेटाबेस फटे, गायब हो, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ हो जाए, तो वो आपके नॉन वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, ताकि उसको कोई इफेक्ट ना आए कि आपकी भैया लाइट चली गई अचानक, कोई बात नहीं, फिर भी आपका डेटा स्टोर है। और आपकी मान लीजिए कि डिस्क करप्ट हो गई, तो वो ऐसी मेमोरी में होनी चाहिए जिसको ऐसी मेमोरी में होनी चाहिए जिसको बाकी किसी ऐसे सिस्टम फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ सकते हैं। तो
इतनी चीज़ें यहाँ पर होती है। अब आता है इंडेक्सिंग क्या है, व्हाट इज़ एन इंडेक्स, ये सारी चीज़ें बाकी आप यहाँ पर खुद हैंडल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने मतलब मुझे लगे कि थोड़े समझाने चाहिए बेसिक, तो वो मैंने समझा दिए। एक ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ व्यू इन एसक्यूएल। सो व्यू इन एसक्यूएल आर काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल्स, यानी कि व्यू जो होते हैं वो कुछ वर्चुअल टेबल होते हैं। अब ये कैसे, मतलब समझिए, आप वर्चुअल टेबल बनाते नहीं हैं, बट ये इनबिल्ट कैसे होता है इस चीज़ को समझिए। A view also has rows and columns as they are in a real table in the database। यानी कि आपके व्यू में भी डेटाबेस की तरह उसमें कॉलम, रोज सब कुछ होती हैं, डेटा प्रेजेंट होता है। वी कैन क्रिएट अ व्यू बाय सिलेक्टिंग फील्ड्स फ्रॉम द वन और मोर टेबल प्रेजेंट इन द डेटाबेस। अ व्यू कैन ईदर हैव ऑल द रोज और अ टेबल स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। अब ये व्यू का मतलब क्या है कि व्यू एक ना वर्चुअल टेबल होती है। अब ये वर्चुअल टेबल का मतलब क्या है, वर्चुअल टेबल होती है कि जब आप लिखते हैं एक कंडीशन कि आप चाहते हैं, भैया क्या यहाँ पर आपने लिखा, तो मैं यहाँ आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए इस जगह आपको दिख रहा होगा। तो जब आप लिखते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर लेट से मैं एक एंटर करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। मान लीजिए अब यहाँ पर कोई माई टेबल करके यहाँ पर कोई टेबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर है मेरा या किसी का भी डेटा स्टोर है। मान लीजिए कि आप कोई डेटा स्टोर है, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये 3 चीज़ें स्टोर हैं। तब इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर है, यानी कि जितने भी लोगों का, मान लेते हैं मैं एक में अभिनव का स्टोर है, यहाँ पर एक पारस का स्टोर है, एक मान लीजिए संचित, तो ये 3 जनों का यहाँ पर डेटा स्टोर है। तो इनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस तीनों स्टोर है। तब जब आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टार की क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो जो भी टेबल है वहाँ से सारा डेटा आ जाता है। तो वो आपको रो वाइज सारा डेटा दे देगा कि अभिनव, संचित, लव, इनका डेटा ये है। तो वो यहाँ पर आपके पास कोई टेबल नहीं आती, वो आपका कहलाता है व्यू। तो वो व्यू ही एक वर्चुअल टाइप का टेबल होता है जो आपको वहाँ पर शो होता है। अगर आप उसमें कोई चेंज करेंगे व्यू में, तो वो टेबल में आपकी कोई चेंज नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप टेबल में चेंज करेंगे तो वो आपके व्यू को इफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए आप टेबल से डेटा डिलीट करते हैं पारस का, तो क्या होगा, जब आप व्यू में सिलेक्ट स्टार करेंगे तो वो वहाँ पर पारस का डेटा नहीं आएगा। अब 2 लोगों का डेटा है तो 2 का ही आएगा। तो इस तरह से इसमें मैंने बताया कि पूरा व्यू जो है वो पूरा ही टेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि कुछ रोज भी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ नेम रिट्रीव करना चाहता हूँ टेबल से, तो यहाँ पर सिर्फ नेम ही नेम आने वाले हैं, तो उसमें आपके कुछ ही रोज और यहाँ पर कुछ ही कॉलम्स आने वाले हैं। तो इस तरह से ये चीज़ है, इस तरह से काम करती है। तो व्यू आपको पता चल गया होगा। सो ये हमारे बहुत सारे जो भी DBMS के क्वेश्चन थे, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो DBMS का था, ये बहुत सारे DBMS के जो क्वेश्चन थे, SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की जो सीट है ये थी, इसमें बहुत सारी जो बहुत जगह के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं, बहुत तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसमें आपके 34 पेजेस हैं, और अगर आप ये सारे पढ़ लेते हैं, जितनी चीज़ें मतलब मुझे लगी समझाने वाली, मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया अपनी तरफ से। लेकिन अब आप अपनी तरफ से क्या करिए, ये पूरी सीट पढ़िए, मैं आपको दूंगा, ये सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर ये वीडियो अपलोड होने के बाद। और ये वीडियो आप शायद आज देख रहे होंगे, 2 तारीख को 7 बजे के आसपास ये प्रीमियर हो रही होगी, तो तभी ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए लेट मी कोड, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसका लोगो आप देख सकते हैं, जो भी हमारा लोगो यहाँ पर है यूट्यूब पे, वही आपका सेम लोगो मिलता है आपको टेलीग्राम पर भी, तो सेम यहाँ पर भी इमेज है, आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर तभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पर तो आप कमेंट करके बताइए, और बाकी चीज़ें हम देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ताकि आप ज्वाइन कर सके टेलीग्राम। और इसको आप सीट को ज़रूर पढ़िए, और प्लीज़ से प्लीज़ यार पूरी वीडियोस देखा करो, बड़ी मेहनत से इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस ये मैं बनाता हूँ आपके लिए, बहुत ही टाइम लगता है नोट्स बनाने में, बैठ के लिखने में, रात को ही टाइपिंग करने में, सारी चीज़ें अलग अलग जगह से फाइंड करके अलग अलग मतलब नोट्स से लिख के फिर टाइप करना पड़ता है, तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती हैं यार। तो उस चीज़ को आप समझो थोड़ा, आप इस चीज़ को समझिए, और ये आप ही के लिए है कि आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी, और ये इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं कोई भी। तो DBMS के ऊपर जो ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन जल्दी मिलते भी नहीं है, बट ये सीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्लीज़ आप वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करिए, आप सीट मत शेयर करिएगा यार, तो आप वीडियो शेयर करिए, लोग देखेंगे तब वो टेलीग्राम ज्वाइन अगर करेंगे तब उनको ये सीट मिले, वरना आप सोचिए कि लोगों को आप डायरेक्ट सीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।